पिछले वीडियो क्लास में आपको धातुओं की भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया। आपको ये बताया गया कि धातुएं वायु से, जल से, विभिन्न अभिकर्मकों जैसे अम्लों से या अधातुओं से अभिक्रिया करती हैं। आज हम धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया के संदर्भ में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया क्यों करती हैं, इन कारणों पर चर्चा करेंगे। आपको पिछली कक्षा में ये बताया जा चुका है कि परमाणु की संरचना में केंद्रीय नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक के बाहर विभिन्न कोष होता है, जैसे के कोष या इसके बाहर एल कोष, इसके बाहर एम कोष या उसके बाहर एन कोष, के एल एम एन इत्यादि कोषों के बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया गया। इन कोषों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। ये बाहर का कोष है, इसमें सबसे बाहर के कोष में तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक ही हो सकते हैं, प्रायः 8 से कम ही होते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जब आपको बताया गया तो उस समय आपको ये बताया गया होगा कि सबसे बाहरी कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष या वैलेंस शेल कहते हैं। किसी भी तत्व की अभिक्रियाशीलता उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यह देखा गया कि कुछ तत्वों में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका संयोजी कोष या बाह्य कोष समृत अर्थात क्लोज्ड माना जाता है और वे क्रिया नहीं करते, वे अक्रिय तत्व के रूप में पाए जाते हैं। किंतु यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है तो उन परिस्थितियों में उन तत्वों में अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति होती है। इस क्रिया में वे अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, कुछ भी करके अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेने की प्रवृत्ति रखते हैं और वे विभिन्न तत्वों से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। इसे हम पुनः एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप विभिन्न तत्वों के बारे में पढ़े हैं। परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियान Ne, 11 सोडियम Na, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। इस तरह से कुछ तत्व हैं। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में थोड़ा समझें तो ये हाइड्रोजन है, इसके बाह्य कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 1 केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें बाह्य कोष, पहला ही कोष बाह्य कोष से 2, इसमें 2 कोष होते हैं, 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर 2 2 इसका, बोरान का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, यहाँ 2 कोषों में इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक 7 5 2 7, इसका 8 होता है तो 2 6 2 7, नियान का 2 8, सोडियम का 2 8
एक आपने कक्षा 9 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा है, इसलिए केवल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको समझने के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ मैग्नीशियम में 2, 8, 2, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 2, 8, 3, इसमें 2, 8, 4, इसमें 2, 8, 5, यहाँ 2, 8, 6, क्लोरीन में 2, 8, 7, आर्गन में 2, 8, 8, पोटेशियम में 2, 8, 8, 1, कैल्शियम में 2, 8, 8, 2। ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, ये सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। यहाँ कैल्शियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके 4 कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यहाँ पर आप विशेष रूप से कुछ तत्वों को देखें, जैसे हीलियम है, यह एक अक्रिय तत्व है, आदर्श गैस है। इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये समृद्ध है, अर्थात यह भरा हुआ है। इसे इलेक्ट्रॉन न तो त्यागने की आवश्यकता है, न तो ग्रहण करने की आवश्यकता है। नियान दूसरा तत्व है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका कोश भी समृद्ध है, बाह्य कोश समृद्ध है, समृद्ध अर्थात भरा हुआ है। अगला आर्गन, इसमें भी आप ध्यान दें, यहाँ भी बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, समृद्ध है। तो ये 3 तत्व ऐसे हैं जो अक्रिय गैस तत्व के रूप में पाए जाते हैं। इसका कारण इनका समृद्ध बाह्य कोश है। इन दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, यहाँ केवल 2 है। 2 पर ही इसका बाह्य कोश, यही पहला ही कोश बाह्य कोश है। अब आप अगल बगल के तत्वों को देखें, जैसे इस आदर्श गैस या अक्रिय गैस के हीलियम के ठीक बाईं ओर हाइड्रोजन है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि यह बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रख सके। किंतु लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सके। बोरान में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, बेरिलियम में, ये बेरिलियम है, बोरान ये है बी, यहाँ पर बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। यहाँ 4 कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें त्यागने की भी प्रवृत्ति है और ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति है। इसलिए दोनों प्रवृत्ति न होकर साझा करने की प्रवृत्ति है। यह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। इन 3 तत्वों पर विचार कीजिए, फ्लोरीन, आर्गन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। निकटतम जो अक्रिय गैस है, इसके समान संरचना प्राप्त करने हेतु इसे बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ 6 है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इसका अगर बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा तो ये निकटतम अक्रिय गैस तत्व की समान संरचना प्राप्त कर लेगा। संक्षेप में यहाँ भी देखें, आर्गन, आर्गन के बाईं ओर जो तत्व हैं, जैसे फास्फोरस में 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सल्फर में 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्लोरीन में 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकटतम अक्रिय गैस तत्व आर्गन की संरचना प्राप्त करता है। जबकि पोटेशियम और कैल्शियम ये 1 और 2 क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके निकटतम अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करना चाहता है। संक्षेप में अगर हम बहुत संक्षेप में बोलें तो ये कह सकते हैं कि सभी तत्वों में अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस क्रिया में कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, और कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। यदि आप धातुओं पर विचार करें तो धातुओं में जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, या सोडियम है, या मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन त्याग कर
निकटतम अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जबकि अधातुओं में जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, इन पर विचार कीजिए तो इनमें निकटतम अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण ये तत्व, धातु और अधातु, परस्पर क्रिया करते हैं। अब हम एक उदाहरण से इस बात को समझेंगे। जैसे जब सोडियम और क्लोरीन दोनों तत्व परस्पर क्रिया करते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम का बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें सोडियम का 2, 8, 1, यहाँ पर 2, 8, 7, इसमें बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम इलेक्ट्रॉनों को या तो क्रॉस के रूप में दिखाते हैं, प्रदर्शित करने का जो तरीका है, या फिर डॉट के रूप में दिखाते हैं। अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परमाणु पर डॉट और दूसरे पर क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया। अब पहले ही आपको बताया गया कि यहाँ पर अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने हेतु इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की आवश्यकता है, और इस तत्व में, क्लोरीन में, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब ये दोनों तत्व परस्पर क्रिया करते हैं तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, इसको स्थानांतरित कर देता है क्लोरीन को, और इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से 2 प्रकार के आयन बनते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में 7 तो अपना इलेक्ट्रॉन था, 1 बाहर से आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब आप ध्यान दें, सोडियम परमाणु पहले तो उदासीन था, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनावेशित हो गया। इस धनावेशित धातु परमाणु और ऋणावेशित अधातु परमाणु, क्लोरीन परमाणु, इन दोनों के मध्य एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ये उत्पन्न हो जाता है। ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित। धन और ऋणावेशों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम कूलामी बल कहते हैं। आप इस बात को फिजिक्स में पढ़ेंगे कि 2 आवेशों के बीच यदि ये विपरीत आवेशित हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब आकर्षण बल तो दिखाई नहीं देता, अदृश्य आकर्षण बल दिखाई नहीं देता, हमें ऊर्जा दिखाई नहीं देती। आप यहाँ ध्यान से समझें, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। हमें चुंबकत्व तो नहीं दिखाई देता। जब चुंबक किसी वस्तु को, लोहे जैसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो खींचते हुए हम देखते हैं, उसके आकर्षण बल को नहीं देख पाते। इसी प्रकार विद्युत तार में करंट हमें नहीं दिखाई देता, हम उसको छू कर पता करते हैं, या किसी ऑपरेटर से हम गैल्वानोमीटर की सहायता से पता करते हैं। तो इन परमाणुओं, या यहाँ पर तो आयन है, इन आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है वह दिखाई नहीं देता, किंतु ये परस्पर आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इस बल को प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि आयन है, धन और ऋणावेशों के बीच बल कार्य कर रहा है, तो ये दुर्बल नहीं है, अत्यंत प्रबल है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये आवेश स्थिर हैं और इनके बीच विद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इस आकर्षण बल से ये दोनों आयन बंध जाते हैं। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है।
इसे कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड को लिख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस अधातु क्लोरीन के ऋणायन को क्लोराइड कहते हैं और सोडियम के धनायन को सोडियम आयन ही कहते हैं। ये एक उदाहरण हो गया। यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण लें, दूसरा उदाहरण, तो इसी बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता है और एक क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, इसलिए एक क्लोरीन और इससे क्रिया करेगा 287। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट के रूप में दिखा रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्लोरीन की ओर ट्रांसफर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन की ओर ट्रांसफर होगा। इस प्रकार दोनों क्लोरीन परमाणुओं पर ऋणावेश उत्पन्न होगा और मैग्नीशियम पर 2 धनावेश उत्पन्न होगा। इसे हम इस रूप में दिखा सकते हैं Mg++ Cl-Cl-। इस तरह इनके मध्य आकर्षण बल तो दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं MgCl2। इसे कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार आपने 2 उदाहरणों के द्वारा यह समझा कि जब एक धातु परमाणु किसी अधातु परमाणु से अभिक्रिया करता है तो धातु परमाणु प्रायः इलेक्ट्रॉन त्याग कर और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परस्पर क्रिया करते हैं और कोई यौगिक बनाते हैं जिनमें आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है और ऐसे यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक को एक विशेष नाम दिया गया, वैद्युत संयोजक यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या इसी को कभी कभी आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक। तो जब एक धातु दूसरे अधातु से क्रिया करती है तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अब हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों का जो टिपिकल उदाहरण बताया गया वह सोडियम क्लोराइड है। जैसे नमक के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड अभी बता रहा था मैं, ये भी टिपिकल उदाहरण है। तो इन यौगिकों में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? पहला हमने ये बताया आपको कि जब आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है तो उनमें आयनों के मध्य, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलामी बल कार्य करता है, जिसके कारण इस प्रकार के यौगिक ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। और तीसरा, यदि इनको हथौड़े से पीटें या तोड़ें तो ये टूट जाते हैं, ये भंगुर होते हैं। भंगुर अर्थात इनको तोड़ने पर ये टूट जाते हैं। जैसे पत्थर भंगुर है, ईंट भंगुर है। कठोर चीजें प्रायः टूट जाती हैं, कठोर चीजें भंगुर होती हैं। तो कठोरता, चूंकि सोडियम क्लोराइड या आयनिक यौगिकों में ये कठोरता का गुण है, इसलिए इनमें भंगुरता का भी गुण होता है। कठोरता को हार्डनेस कहते हैं, हार्ड, और ये भंगुरता को ब्रिटल, BRITTLE
तो ये ठोस अवस्था में, जैसे नमक ठोस अवस्था में होता है। दूसरा, इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ये बहुत ऊंचा होता है। ये साधारण ताप पर, जैसे कमरे के ताप पर, तो सदैव ठोस अवस्था में ही होते हैं। इन्हें बहुत अधिक गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जैसे यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका क्वथनांक होता है, गलनांक होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl को यदि हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो ये पिघल जाता है। इसके पश्चात बहुत अधिक टेम्परेचर, अब यहाँ पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही जानिए कि ये बहुत ऊंचे तापमान पर उबलता है। सोडियम क्लोराइड टिपिकल उदाहरण था, इसलिए हमने इसे बताया। तो ऐसे आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ये दोनों बहुत ऊंचा होता है। नंबर 3, इन यौगिकों में, चूंकि ये आयनिक यौगिक होते हैं, आयनों से बने होते हैं, इसलिए गलित अवस्था में अथवा विलयन की अवस्था में विद्युत चालन का गुण होता है। विद्युत चालन, गलित, ये जो शब्द आया है फ्यूज्ड, इसका अर्थ हुआ कि सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिक को पिघला दें, गर्म करके पिघला दें, तो गर्म करने पर इनके आयनों के मध्य जो बल था, गुलामी बल, वह कुछ कमजोर हो जाता है, जिसके कारण ये आवेश या आयन अपने विपरीत ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं। इनमें विद्युत चालन का गुण होता है। इनके विलयन में, जैसे जल में अगर सोडियम क्लोराइड घोल दें तो उसमें भी विद्युत चालन का गुण आ जाता है, क्योंकि इनमें स्वतंत्र आयन उपस्थित होते हैं। चौथा, इन आयनों में अकार्बनिक विलायकों में घुल जाने का गुण होता है। जैसे जल में ये पदार्थ विलेय होते हैं, किंतु केरासिन या पेट्रोल में या बेंजीन में या कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ये जो हैं विलायक हैं, ये सभी कार्बनिक विलायक हैं। इन विलायकों में कभी भी इस प्रकार के यौगिक, आयनिक यौगिक विलेय नहीं होते। ये केवल जल में विलेय होते हैं या ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। आप ध्रुवीय विलायकों के संदर्भ में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से विलेयता का गुण केवल जल में दिखाते हैं। अगला जो 5वां लक्षण है, इनके यौगिक ज्वाला को रंग देते हैं, कलर करते हैं। जैसे जलती हुई आग में यदि हम लिथियम के यौगिक को, जैसे लिथियम क्लोराइड को डालें तो वह उसे लाल रंग प्रदान करता है, ज्वाला का रंग लाल हो जाता है। सोडियम क्लोराइड अगर हम छिड़कें आग में तो जो ज्वाला है वो पीले रंग की होती है। बेरियम के जो यौगिक हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 या BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये हरा रंग प्रदान करते हैं। तो यह देखा गया। इसी प्रकार कैल्शियम के जो कंपाउंड हैं CaCl2, ये ज्वाला को ईंट जैसा लाल रंग प्रदान करता है। यदि कैल्शियम के यौगिक को हम आग में छिड़के तो वहां पर ईंट जैसी ज्वाला, ईंट के रंग जैसी ज्वाला उत्पन्न होती है। इसी प्रकार छठा जो लक्षण है, इन यौगिकों में चूंकि आयन होते हैं, आयनों के मध्य आकर्षण बल होता है, इसलिए इन आयनों का जो आकर्षण बल है किसी निश्चित दिशा में नहीं होता। जितने भी आयन इसके संपर्क में होते हैं, आकर्षण बल चारों तरफ बट जाता है। तो ये यौगिक विशेष इनकी आकृति नहीं होती, ये अदैशिक होते हैं। इनके बांड की या बंध की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, बल्कि ये बिना दिशा के
अदैशिक प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, ये डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता। इसलिए इनके जो सूत्र हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सूत्र के द्वारा इन्हें हम सरल सूत्र के द्वारा भले ही प्रदर्शित करें, इनका अणु नहीं होता। ये चूंकि आयन से बने हैं तो अणु नहीं है, ये चूंकि अणु नहीं है तो इनका अणुभार भी नहीं होता। इनके सरल सूत्र को ही हम इनका सूत्र मान लेते हैं और या अणु मान लेते हैं, और इनके सरल सूत्र भार को अर्थात इनके परमाणु भारों को जोड़ दें तो इनके सरल सूत्र भार को इन यौगिकों का अणुभार मान लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात अगले वीडियो में इस चैप्टर की बाकी बातें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।